हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, टॉपिक भी रिवाइज होता है, पता भी चल जाता है कि किस वे में क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है 3 मार्क्स 5 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तो 2 मार्क्स के नहीं है, 2 मार्क्स के भी है, 3 मार्क्स के भी है, 5 मार्क्स के भी है। मैं इसको एडिट करता बट फिर मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो जी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं हम। बट पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं यार, इसमें से 1 नंबर का मैप आएगा और 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी मैप की। ठीक है, ये वाली वीडियो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बच्चों के मैप एकदम से अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो ये वाली वीडियो आप देख लेना, मैप एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी अब शुरू कर देते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। और ये जो इससे पहले वाला चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बस अपलोड होने ही वाली होगी। ओके, और उसमें मेरा गला दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बीच में छोड़ दी। सिर्फ विनिर्माण उद्योग के क्लियर करवाए थे, और ये वाली जो वीडियो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि परिवहन के आधुनिक संसाधन हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में कैसे काम करते हैं। यानी क्वेश्चन ये है कि परिवहन है ना, तेज विकास के लिए परिवहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पूर्वपेक्षा है। पूर्वपेक्षा का मतलब अगर आपको तेजी से विकास करना है तो परिवहन की, अच्छे परिवहन की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है और इसके पक्ष में आपको आंसर करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है ना 4-5 बार पूछा गया। 2016 में आया था सीबीएसई, 2016 में 2 बार लिख दिया मैंने, 2014 में भी आया था, 11 में भी आया था। और ये क्वेश्चन सिंपल है कि परिवहन की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है और ये आंसर आपको लिखना है। ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन की एक एक लाइन में पढ़ूंगा, बाकी वाले तो आपको समझाता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आंसर सुनो अब, कि किसी भी देश की विकास की गति माल और सेवाएं के उत्पादन के साथ साथ उनके आवागमन की गति पर भी निर्भर करती है। इसलिए तेज आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए परिवहन की कुशल साधन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक देश कितनी ज्यादा चीजों का उत्पादन करता है उस चीज पर तो उस कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता ही करता है। मतलब अगर कोई देश ज्यादा उत्पादन कर रहा है तो वो ज्यादा डेवलप होगा। बट इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो देश कितनी जल्दी एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने में कितना जल्दी कर रहा है। तो यही बात लिखी हुई है कि उसके साथ साथ है कि आवागमन की गति पर भी निर्भर करता है कि कितनी तेजी से वो माल और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए देश के विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमें कुशल परिवहन की जरूरत पड़ती है। सेकंड है, किसी क्षेत्र या देश का आर्थिक विकास बहुत हद तक परिवहन या संचार के संगठन नेटवर्क पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या, देखो एक देश कितनी तेजी से तरक्की कर सकता है, उसका सब कुछ डिपेंड करता है उसके रेलवे के नेटवर्क पे या उसके परिवहन के। रेलवे एक एग्जांपल है परिवहन का, रोड के नेटवर्क पे, रेलवे के नेटवर्क पे, ठीक है, एयर, ये सारी की सारी चीजों के नेटवर्क पे, यानी परिवहन के नेटवर्क पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा उस देश का परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट जितना अच्छा होगा, उस देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। जापान क्या हमारे से ज्यादा चीजों का उत्पादन करता है? द आंसर इज नो, बट वो फिर भी हमारे से ज्यादा विकसित है। रीजन क्या है? वो बहुत ही ज्यादा तेज ट्रांसपोर्ट का यूज करता है। आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा, ये तो एग्जाम्पल है। बहुत तेज परिवहन है वहां का, बहुत जल्दी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह उत्पादन के क्षेत्रों को उपभोग उद्योग के साथ कृषि व शहरों को जोड़ता है। यानी जो परिवहन है वही क्या करता है कि उत्पादन के क्षेत्रों को उपभोग से, यानी जहां चीजें बन रही है और जहां लोगों को जरूरत है, कौन जोड़ता है इनको? परिवहन जोड़ता है, और साथ में कृषि को भी उद्योग से जोड़ता है। इसका मतलब क्या है? कृषि की जो भी चीजें होती है शहरों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? परिवहन। शहरों के अंदर जो भी उद्योग होते हैं, ठीक है, वो जो चीजें बनाते हैं कृषि के लिए, वहां तक कृषि तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे परिवहन। तो इसलिए परिवहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है, कच्चे माल और तैयार माल का वितरण करके उद्योग की मदद करता है ना। यानी परिवहन जो है वो कच्चे माल को उद्योग तक पहुंचाता है, और वो जो तैयार माल है उनको उद्योग से दूसरी जगह पर ले जाता है। ओके, और साथ ही में जो परिवहन है वो तीनों क्षेत्रों के विकास में मदद करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आप मेरे को ये बताना कि परिवहन इसमें से किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनमें से किस क्षेत्र में आता है? प्रथम में आता है, द्वितीयक, मध्यम को द्वितीयक भी कहते हैं, द्वितीयक में आता है या तृतीयक में आता है। नेक्स्ट है कि वह संतुलित क्षेत्र विकास में भी मदद करता है, क्षेत्र के विकास में भी परिवहन बहुत ज्यादा मदद करता है। और नेक्स्ट है कि आज दुनिया कुशल और तेजी से आगे बढ़ने वाले परिवहन की मदद से एक बड़े गांव में बदल गई है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया है ना अब जुड़ चुकी है।
ठीक है, अब हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं परिवहन के माध्यम की वजह से। देखो जैसे एरोप्लेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं बहुत प्यार से, तो ये इसी चीज़ का उदाहरण है। इसलिए परिवहन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन मैं रीड करके बताऊंगा आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक है, यानी इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनना, देखो जहां पर जिस कंट्री से हमारा ज्यादा संचार होगा, संचार का मतलब बातचीत होगी, ठीक है, कुछ आप कह सकते हो कनेक्शन होगा, उस कंट्री से फिर हम व्यापार भी करेंगे। और जब व्यापार होगा तो व्यापार के लिए हम अच्छी सड़कें भी बनाएंगे ताकि आराम से एक जगह से दूसरी जगह उस देश पर चीजें भेज सके और ला सके। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आंसर पढ़ देता हूं। आज दुनिया को कुशल और तेजी से आगे बढ़ने वाले परिवहन की मदद से एक बड़े गांव में बदल गया। ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है। परिवहन ने एक देश को दूसरे देश के विचारों, लोगों और प्रौद्योगिकी की आवाजाही की अनुमति दी है। आज एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाती है, एक देश की जो आप कह सकते हो संचार की सुविधा दूसरे देश में जाती है। तो ये आप कह सकते हो कि इसीलिए संचार जो है कहीं ना कहीं परिवहन की मदद से टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। मतलब संचार क्या होता है, एक तरह से आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो, विचार कह सकते हो। तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, परिवहन की मदद से। तो इसलिए जहां जहां संचार होगा वहां वहां परिवहन होगा ही होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है, देखो जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा कोई संचार है नहीं इस टाइम, तो इसलिए ट्रेड भी नहीं है, ट्रेड यानी व्यापार भी नहीं है, व्यापार नहीं है, संचार नहीं है, संचार नहीं है तो परिवहन भी नहीं है, और परिवहन है भी तो चलते नहीं है ना। चलो, क्योंकि पाकिस्तान से आना जाना नहीं होता। नेक्स्ट है कि परिवहन समान रूप से विकसित संचार प्रणाली की सहायता से इसे प्राप्त करने में सक्षम रहा है। यानी जो संचार है वो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में कनेक्शन बैठाने में सक्षम रहा है। और संचार अगर अच्छा होगा तो परिवहन को अच्छा करना ही पड़ेगा, है ना। मान लो अगर अमेरिका से हम कोई चीज मंगवा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा अमेरिका से ट्रांसपोर्ट है तभी तो वहां से कोई चीजें मंगवा पाएगी, नहीं तो आप कितना भी ऑर्डर कर दो, है ना। जैसे कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेरिका से, स्वीडन से किया था। एक ज़रूरी चीज़ थी, वो स्वीडन से करी थी मैंने, चिप थी बेसिकली एक, तो वो स्वीडन से करी थी बट वो आ नहीं पाई कोरोना के टाइम में। ठीक है, तो यानी ट्रांसपोर्ट हमारा हैम्पर हो गया था उस समय। नेक्स्ट है कि संचार एक देश के लोगों को दूसरे देश के साथ बातचीत करने में मदद करता है। इस तरह वह एक साथ काम कर सकते हैं जो देश के विकास में मदद करता है और ये बेहतर व्यापार अवसर प्रदान करने में मदद करता है। देखो जब आप किसी दूसरे देश से कांटेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं उस देश से व्यापार भी होता है। हमारा देखो नेपाल के साथ कितना कांटेक्ट है और व्यापार भी देखो नेपाल के साथ कितना है हमारा। ठीक है, ऑल दो नेपाल छोटी कंट्री है बट फिर भी हमारा ट्रेड अच्छा खासा होता है उनके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बातचीत होती है, लोगों का मतलब लोग जो हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपना ही समझते हैं एक दूसरे को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापार केवल उन देशों के साथ किया जा सकता है जो हमारे साथ अच्छे संबंध रखते हैं। यहाँ संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने कहा ना कि बेसिकली उसी देश के साथ व्यापार किया जाता है जिसके साथ अच्छे संबंध है। हम पाकिस्तान के साथ नहीं करते, हमारे अच्छे संबंध नहीं है, है ना। यहाँ संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कहीं ना कहीं एक बातचीत का एक वो रास्ता प्रोवाइड करने में। इसके अलावा संबंधों को बेहतर परिवहन सुविधा द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जब हमारी अमेरिका से कभी भी मतलब पाकिस्तान से कभी भी हमारी लड़ाई हो जाती थी, दिक्कतें हो जाती थी, वो अटैक कर देता था, तो हम जाते थे किसके पास? अमेरिका के पास के ये देखो ये कर रहा है। एक टाइम पे होता था ऐसा, हम अमेरिका के पास भी जाते थे। वो कहते थे जी ट्रेड करो, ट्रेड करोगे तो थोड़ी बातचीत सुधरेगी और कंडीशन अच्छी होगी। और यही बात इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, ऑल तो कुछ फ़ायदा होता नहीं था पाकिस्तान के केस में इस चीज़ का, पर कोई उनको कोई ट्रेड से मतलब नहीं है, उनको जो काम करना होता है गलत वो करते ही करते हैं। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बट अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो अब आप जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला है कि पाइपलाइन परिवहन क्या है वो बताना है, इसके दो अवगुण और गुण बताने हैं आपको। तो पाइपलाइन क्या है मैं आपको बता दूं कि भारत में है ना, पाइपलाइन का पहले सिर्फ पानी को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था, परंतु आज आप देख लो, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, गैस हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। और है ना, इसमें क्या होती है, ठोस चीज को स्लरी में यानी तरल अवस्था में कन्वर्ट करके पाइपलाइन की मदद से, पाइपलाइन क्या होता है, एक जगह से प्रेशर डालते हैं, चीज डालते हैं और फिर दूसरी जगह से निकलता है। ठीक है, इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि टाइम नहीं लगता ज्यादा। दूसरी बात है कि चीजें खोने का डर नहीं रहता। आप देखो अमेरिका से कोई चीज आ रही है, एयरप्लेन से आ रही है, खोने का थोड़ा सा डर रहता है। पाइपलाइन से आप यहाँ से घुसोड़ेगे वहां से निकलेगा ही।
तो वहां पर इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब इसके अवगुण भी सुन लो। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको लगाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, और दूसरी बात है कि अगर इसके अंदर कोई दिक्कतें हो जाए तो उसको ढूंढने में भी बहुत दिक्कतें आती है ना। मतलब मान लो अगर बड़ी सी पाइपलाइन है, आपने यहाँ से लेकर नेपाल तक कोई पाइपलाइन बिछा दी, उसमें क्रैक आ गया, अब उस क्रैक को ढूंढना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और उसको सही करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। बट हाँ, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, जो इसको चलाए रखने की जो कीमत है, ठीक है, वो थोड़ी सस्ती होती है। ओके, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला बता रखा है कौन सी पाइपलाइन कहाँ तक की है, बट आपको मैप आ ही नहीं रहा तो जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रेलवे के किसी भी 3 फायदे का विस्तार करें। यहाँ आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेलवे और रोडवे को कंपेयर करें कि दोनों में से कौन अच्छी है। तो देखो रोड जो है वो ज़्यादा अच्छी है। कैसे? ऊपर अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा था, एक और हम पढ़ लेते हैं। पहले तो रेलवे के फायदे मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे जो है बहुत दूर जो है वो आपको पहुंचा देता है बहुत कम दामों पर, ठीक है। दूसरी बात है ये पूरे देश को एक 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 जोड़ में संजो के रखता है। मैं आपको बता दूं पूरे देश से ज़्यादातर लोग जो जो ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं है जिनके पास एरोप्लेन पे जाने के लिए, वो रेल का यूज़ करते हैं, बहुत सारे रेल का यूज़ करते हैं, और पूरे देश को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी कहीं ना कहीं रेलवे पर डिपेंडेंट है। ये तो फायदे हो गए, है ना। फायदे को 3 फायदों को विस्तार से बताइए, ठीक है। अब हम रेलवे और रोडवे को कंपेयर कर लेते हैं, रेलवे और रोडवे इसमें से कौन अच्छा है। तो इसका आंसर है जी रोड ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि पहले तो रोड को बिछाने में कम पैसे लगते हैं, रेलवे की पटरियां बिछाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। दूसरी बात है ऊबड़ खाबड़ जगह पर रोड बनाई जा सकती है बट रेलवे नहीं बनाई जा सकती। ऊंची जगहों पर रोड बनाई जा सकती है, ऐसे पहाड़ पे रोड बनाई जा सकती है बट ट्रेन नहीं बनाई जा सकती, पटरियां नहीं, रेलवे नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ऐसे उसको ऊपर तक जाने के लिए इतना ज़्यादा पावर देनी पड़ती है, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो रोड है उस पर चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। आप रोड पे चल के जाओगे पैसे देने पड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं रेलवे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सड़क परिवहन है वो दूसरे संसाधनों को भी एक कड़ी के रूप में जोड़ता है। इसका मतलब है अगर यहाँ से आपको मान लो रेलवे का यूज़ करना है, तो यहाँ से आप पहले रेलवे स्टेशन जाओगे ना, रोड से ही तो जाओगे, तो कहीं ना कहीं जो रोड है, रोड परिवहन है, वो बाकी परिवहन को भी जोड़ता है एक दूसरे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हमारी 6 लेन हाईवे होती है जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे क्या है वो बताना है आपको, उसके बारे में बताना है और उसके 2 उद्देश्य लिखिए। तो मैंने आपको यहाँ पर सबके ही यहाँ, चलो ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बताया है। तो बेसिकली मैं बता दूं क्वाड्रिलेटर का मतलब ही क्या होता है, 4, बेसिकली 4 कोने होते हैं। तो बेसिकली ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे 6 लेन का हाईवे है। 6 लेन पता है 6 रोड होती है इसमें, ओके। और ये बेसिकली हमारे 4 बड़े बड़े एरिया को एक दूसरे से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये देखो दिल्ली ये रहा, कोलकाता ये रहा, मुंबई इस तरफ है और चेन्नई इस तरफ है, तो ऐसे जोड़ता है। तो ये कोऑर्डिनेटर बन गया ना, और ये 6 लेन का हाईवे है, ठीक है। और ये दक्षिण को श्रीनगर से कन्याकुमारी, उत्तर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और जो हमारा बिल्कुल असम, सिलचर जो असम में पड़ता है, उसको पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ता है ये वाला हाईवे, ओके। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो मेगा सिटीज़ है ना, चेन्नई और ये हमारे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो टाइमिंग है वो कम हो गया है और बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, ठीक है। चलो जी, ये भी हमें क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सड़क परिवहन में आने वाली 3 प्रमुख समस्याओं को बताइए कि कौन कौन सी समस्या आ रही है। तो पहली बात तो यह है कि यातायात और यात्रियों की मात्रा जो है ध्यान में रखते हुए रेलवे जो है वो पर्याप्त नहीं है, रोड का नेटवर्क जो है पर्याप्त नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा है, वो हमारी कार बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है हमारा। बट अगर हम बात करें रोड, तो उसके मुकाबले जो हमारी रोड है वो बहुत कम है। पहला पॉइंट तो यही है, समझ आया। वैसे तो बहुत ज़्यादा रोड है हमारे इंडिया के अंदर, बट हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम रोड है। आप अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। भारत की आधी जो सड़कें होती हैं वो कच्ची है, कच्ची सड़कें हैं, बारिश के टाइम में वो उपयोग लायक नहीं रहती, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय मार्ग जो है वो अपर्याप्त है, इतने अच्छे नहीं है राष्ट्रीय मार्ग, उनका इतने बड़े लेवल पे यूज़ नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है राष्ट्रीय मार्गों पर भी, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो कि ट्रैफिक हो जाता है। और सबसे पहले तो आप मेरे को बताना है कि जो नेशनल हाईवे है ना पहला, NH1, उसका क्या नाम है बताना, ठीक है। नीचे कमेंट करना अगर चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। और रोडवेज जो है उसमें अत्यधिक भीड़ होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, रोड पे अत्यधिक भीड़ मिलती है ना।
आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो खासकर आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी रोड पे, खाली रोड कभी मिलेगी ही नहीं, कितने बजे भी चले जाओ रात के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में माल ढुलाई और यात्रियों के परिवहन के लिए प्रमुख साधन के रूप में रेलवे की महत्व समझाइए। तो मैं ये रेलवे का महत्व ऊपर भी बता चुका था कि रेलवे जो है व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और बहुत सारे उद्योगों को भी और अर्थव्यवस्था को चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये आंसर आपको लिख देना है। इसकी पीडीएफ मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, मेन पॉइंट स्टडी करके। दिखा देता हूं मैं पहले आपको, मेन पॉइंट स्टडी करके यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ये वाली, ठीक है, और जो हमारी विनिर्माण उद्योग की थी वो भी दे दूंगा। चलो आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में ग्रामीण सड़कों का वर्णन करें। तो ग्रामीण सड़कें देखो कौन सी होती है, अदर रोड को ग्रामीण सड़कें बोला जाता है। ओके, अगर इन रोड की बात करूं तो ये है ना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना द्वारा बनाई गई है। ओके, और इनको बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहां पर भी पक्की सड़कें बनाई जा सके और उनको गांव से जोड़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में जल मार्ग को किसी 3 विशेषता का वर्णन कीजिए। जो जल मार्ग होते हैं पानी के, पहली बात तो बता दूं सबसे सस्ता जो परिवहन का माध्यम है वो जल होता है, जल मार्ग होता है, ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरी बात है ये भारी वस्तु के लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत ज्यादा जो भारी भारी वस्तु होती है वो यहीं से लाई जाती है। मैं आपको बता दूं इंडिया का जो 95% जो व्यापार होता है ना वो बेसिकली हमारे वाटरवे से ही होता है। और नेक्स्ट है कि 95% से ज़्यादा विदेशी व्यापार यहाँ से होता है, ये मैं आपको बता ही चुका था। और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, पेट्रोल लगता है बहुत ज़्यादा कार वगैरह में, एरोप्लेन में भी मतलब लगता है ना, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लगता है पेट्रोल वगैरह, जो भी है क्रूड ऑयल की एक प्योर फॉर्म होती है। बट ऐसा इसको चलाने के लिए बहुत ही कम ईंधन लगता है वाटर पे और ये शिप वगैरह को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मार्क कर लो, पक्का आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण का महत्व बताइए। तो पर्यावरण राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। एक जगह से देखो, जब जैसे मैं दिल्ली से असम जाता हूँ तो असम के बारे में सीखूंगा, मैं दिल्ली के बारे में कुछ बताऊंगा, है ना, फिर असम से अगर कोई राजस्थान जाता है तो राजस्थान के बारे में सीखता है। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रोत्साहित करता है कहीं राष्ट्रीय एकता की, हमें पता चलता है कि हाँ हम सब सेम है, एक है हम। ठीक है, और साथ में ये जो स्थानीय हस्तकला होती है और जो संस्कृति होती है उसको बढ़ावा देता है। अब कोई बाहर से देश से आ रहा है हमारे राजस्थान, तो वहाँ पर यहाँ पर राजस्थान के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसको देखने के लिए मिलेगी, है ना, वो कल्चर के बारे में जानेगा और साथ में बड़े तौर पर लोगों को रोजगार भी देता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो लोग पर्यटन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ये हमारे होटल वगैरह हो गए, ये किससे चलते हैं, बेसिकली पर्यटन से ही चलते हैं, है ना। और जो पर्यटन है आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे कि मान लो जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो अब गवर्नमेंट को भी ध्यान रहेगा यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, हमें थोड़ी देश की इज्जत बचानी है, तो फिर वो वहाँ पर एरिया का विकास करेंगे, है ना। और पर्यटन विदेशी मुद्रा को भी प्रदान करता है। आप देखो अमेरिका से कोई बंदा आ रहा है ना, तो वो पैसे तो डॉलर में खर्च करेगा, है ना, अपनी मतलब डॉलर खर्च करेगा, डॉलर देकर जाएगा हमको, तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सड़क परिवहन के 4 फायदे बताइए। सड़क परिवहन के मैं बता ही चुका था। ठीक है, रेलवे और वो रोडवे से कंपेयर करेंगे तो दोनों का बताना है। तो जो रोड है, ठीक है, उसको उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी बनाया जा सकता है ना, उसको उपयोग करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। कोई इसका, है ना, कोई इसको मतलब भार ढोने के लिए, जैसे आपको ट्रेन में अगर कोई चीज़ डालते हो तो उसको ले जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बट अगर रोड पे कोई चीज़ आप लेकर जा रहे हो तो उसके पैसे नहीं देने पड़ते आपको। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ है कि ये है ना, बाकी जो हमारे परिवहन के संसाधन है उसको भी क्या करता है, एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करता है। अगर आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, मैं बता ही चुका, तो आपको रोड लेनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार बेसिकली क्या होता है, जब दो देशों के बीच में चीज़ों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम व्यापार कहते हैं। मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान होता है तो उसको हम व्यापार कहते हैं। जब व्यापार दो देशों के किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो उसे व्यापार कहेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही देश के हैं। बट अगर मैं किसी, पाकिस्तान बोलने वाला था मैं, बट क्या करेंगे हम उनसे व्यापार करके। अब नेपाल की बात करते हैं, मान लो मैं नेपाल से कुछ खरीदता हूँ या भूटान के पर्सन से कुछ खरीदता हूँ, तो वहाँ से अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो क्या है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, क्योंकि भूटान अलग देश है, नेपाल अलग देश है, भारत अपना अलग है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यापार का अनुकूल संतुलन क्या होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब
जब आपका निर्यात निर्यात ज्यादा हो और आपका आयात कम हो, यानी ज्यादा चीजें आप दूसरे देश में भेज रहे हो, तो यानी आप अच्छे हो, आप पावरफुल हो, तो इसको कहते हैं व्यापार का अनुकूल संतुलन। इसमें आपको फायदा होता है ना, डॉलर आते हैं आपके पास। पर और ये सॉरी अनुकूल पूछा है, ये मैंने प्रतिकूल बता दिया आपको, फायदा बता दिया। प्रतिकूल का मतलब होता है जब आपका फायदा हो। फायदा कब होता है? जब आप चीजें एक्सपोर्ट करते हो, मैंने इसका बता दिया। ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? जब आप ज्यादा दूसरे देशों में चीजें भेज रहे हो और कम चीजें मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कम चीजें कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? व्यापार का प्रतिकूल संतुलन। बट अगर आप ज्यादा चीजें मंगवा रहे हो और कम चीजें भेज रहे हो, तो वो अनुकूल संतुलन होगा। ठीक है, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया ना? इसको असंतुलित भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम व्यापार मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, निर्यात। अच्छा ठीक है, ओके। ये मैंने ना यहाँ पर ये प्रतिकूल की जगह आप क्या कर लो? असंतुलित कर लो। ये थोड़ा सा इजी रहेगा, और दोबारा से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये लिखा ना असंतुलित, बार बार क्यों लिखा हूँ? ये असंतुलित लिखा हुआ, देखो इसको कट करके असंतुलित कर देते हैं। देखो, जब आपका निर्यात दूसरे देश में, मैं काट देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यार पेज खाम में कन्फ्यूजन ना हो जाए, आपको ध्यान से सुनना। कि मान लो कि मेरा नेपाल के साथ व्यापार हो रहा है, मैं नेपाल में ज़्यादा चीज़ें भेज रहा हूँ, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ, मंगवा कम चीज़ें रहा हूँ, तो ये होगा अनुकूल संतुलन। ठीक है, व्यापार का अनुकूल संतुलन, यानी भारत का फायदा होगा इसमें। और व्यापार का असंतुलित व्यापार क्या होता है? असंतुलित संतुलन क्या होता है? इसमें क्या होता है? हम ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं और कम चीज़ें भेजते हैं, तो इसमें क्या है? हमारा घाटा है, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो हमें अपने पैसे देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसमें नुकसान है। तो इसी को कहते हैं व्यापार का असंतुलित यानी असंतुलित व्यापार। ठीक है, चलो, असंतुलित कह सकते हो व्यापार, या इसमें आप अप्रतिकूल संतुलन भी कह सकते हो व्यापार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति संचार और जन संचार के बीच में अंतर बताइए। जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हो, तो ये एक व्यक्तिगत संचार है। फोन पे बात करते हुए व्यक्तिगत संचार है। जन संचार का मतलब क्या होता है? जैसे एक ही जगह से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे टीवी हो गया। चलो आप मेरे को बताना, ये जो मैं अभी अब पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर इसको संचार के किसी उसमें डालना पड़े, तो आप किस में डालोगे? व्यक्तिगत संचार में डालोगे या जन संचार में डालोगे? आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है। वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो व्यक्तिगत संचार है या जन संचार है, वो आप मेरे को बताना। ठीक है, और बेसिकली जनसंचार के कुछ इंपॉर्टेंस भी बतानी है आपको। तो जनसंचार के फायदे क्या होते हैं? इनसे मनोरंजन भी होता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बीच बीच में मजे भी लेता हूँ, है ना, आपसे, और थोड़े बढ़िया बढ़िया बात भी करते हैं हम, तो ये एक तरह से मनोरंजन होता है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये तो पढ़ाई का स्टडी का चैनल है, बट कोई और भी जैसे गेमिंग चैनल है, वो मनोरंजन के लिए होता है ना, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट गेमिंग जो हमारा गेमिंग चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा। व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। और ये भी है कि जो जनसंचार है, वो देश की जो सरकार होती है ना, उसकी जो विशेष अलग अलग नीतियां होती है, वो लोगों तक पहुंचाती है। अब आपको सरकार की नीतियों के बारे में कैसे पता चलता है? टीवी देखकर, है ना। आप गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है, तो आप सच बताना, आप कभी भी पढ़ते हो उसको? जो गवर्नमेंट का जो लेटर होता है पढ़ते हो? नहीं, आप तो न्यूज़ में देखते हो, जो वो बोलते हैं आप मानते हो, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओके, सड़क घनत्व क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैसे इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है अगर एग्जाम थोड़ा टफ होगा। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की कितनी लंबाई है? उसी को हम कहते हैं सड़क घनत्व। ठीक है, यानी ये 100 किलोमीटर का एरिया, इसमें कितनी सड़कें हैं उसको टोटल कर दिया जाए, तो इसी को हम सड़क घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलो, और सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व दिल्ली का है, आप कह सकते हो। सबसे कम जो है वो अपने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखने के लिए मिलता है हमें, सबसे कम सड़क घनत्व, यानी उनके 100 किलोमीटर वाले एरिया में बहुत कम सड़कें हैं। ठीक है, ओके। भारत में सड़क परिवहन निम्नलिखित समस्या का सामना कर रहा है। ठीक है, जो सड़क परिवहन है, कौन कौन सी समस्या का सामना करना है, वही ऊपर जो पड़ा था वही आपको बताना है। राष्ट्रीय मार्ग जो है पर्याप्त नहीं है, बारिश के समय में जो है बहुत सारी रोड जो है वो काम के लायक नहीं रहती। ओके, चलो, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से करते हैं उसको भी। कि किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति में उसकी समृद्धि का सूचांक है, यानी जिस जिस देश में जो देश ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहा है। देखो, 1991 से पहले ना हम दूसरे देशों से व्यापार नहीं करते थे, पता है ना आपको। व्यापार अवरोध लगा रखा था हमने, पढ़ा था हमने भूगोल उसमें, अर्थशास्त्र में वीडियो बना चुका हूँ, सुबह वीडियो डाली थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, देख लेना वो।
बट 1991 के अंदर हम एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसका नाम था LPG, जिसमें हमने दूसरे देशों के साथ व्यापार करा और आज देख रहे हो हमारा भारत, प्यारा भारत पावरफुल बन रहा है। ठीक है, चलो तो अब यही आंसर लिखा हुआ है, देखो तो यही बता रखा है, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं देश के आर्थिक वैभव का सूचक है ना, और आर्थिक इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का या राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, वो कहीं ना कहीं आर्थिक वैभव को बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना ही देश प्रगति करता है। ठीक है, चलो सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं, देखो हम भी कहीं ना कहीं निर्भर है। ठीक है, दूसरे देशों पर, जैसे हमें ऑयल चाहिए होता है, सऊदी अरेबिया हो गया अपना, उनसे मांगते हैं, है ना, पैसे देते हैं, है ना, और रशिया से मांगते हैं, है ना, उनको भी पैसे देते हैं, तो मतलब हम भी कहीं ना कहीं निर्भर है, वो भी हमारे पे निर्भर है। अभी देखो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, तो उनको अब पूरी दुनिया जो है उनको वीट चाहिए, आटा चाहिए, कौन देगा, हम दे रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी वो अब हम पे डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट है। ओके, और आयात क्या होता है, दूसरे देश से मंगवाना, और निर्यात क्या होता है, दूसरे देशों में भेजना, तो ये दोनों घटक है। ओके, और इन्हीं चीजों के संतुलन पे देश चलता है। मैंने आपको बताया था ना, प्रतिकूल व्यापार का प्रतिकूल वो बताया था, क्या कहते हैं उसको, संतुलन, और अप्रतिकूल संतुलन। ठीक है, प्रतिकूल संतुलन में हमने क्या देखा था, जब आप दूसरे देश में ज्यादा चीजें भेजते हो तो प्रतिकूल है, जब आप दूसरे देश से ज्यादा चीजें मंगवाते हो तो वो अप्रतिकूल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु परिवहन के किसी 5 गुणों के बारे में बताना है आपको। तो वायु परिवहन बहुत ही आरामदायक है, आराम से आप बैठो। ठीक है, और ये सबसे तेज मोड है, मतलब तेज मोड नहीं, तेज परिवहन का साधन है। ठीक है, परिवहन का साधन है ये, और ये एक प्रतिपृष्ठ साधन है, इसका मतलब ये बहुत बहुत ही अव्वल दर्जे का है। ठीक है, अव्वल दर्जे का है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट पहुंचा देता है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फास्ट पहुंचा देता है, और बहुत ही मतलब सबसे बढ़िया परिवहन का साधन माना जाता है इसे, आरामदायक माना जाता है इसे। यह बहुत कठिन इलाकों को भी पार कर सकता है, क्योंकि आप ऊपर से जाते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, और घने जंगलों को, महासागर को भी वायु परिवहन को पार करने में कोई समस्या नहीं आती। तो ये कुछ विशेषताएं हमारे वायु परिवहन की। ठीक है, अब है ना, आप मेरे को एक मैप का क्वेश्चन भी बताना, मैप का पूछ रहा हूँ मैं, इसी चैप्टर से पूछूंगा, मैप की भी वीडियो डाल चुका हूँ, आई होप आपने देखी हो, ये रही मैप की वीडियो। ठीक है, देख लेना, इसे आज ही डाली है मैंने, डाली तो पहले भी थी बट रिवाइज करवाइए आपको। आप मेरे को बताना कि जो मीनम बक्कम, ठीक है, मीनम बक्कम जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को बताना, कांडला पोर्ट, कांडला का बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मेरे को बताना, पैराद्वीप, पैराद्वीप का बंदरगाह कहाँ पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी क्षमता के अनुसार सड़कों के छः टाइप की सड़कें होती है। देखो एक तो हम पढ़ ही चुके हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग कहा जाता है, उसके बाद नेशनल हाईवे, है ना, उसके बाद कौन सा हमारा स्टेट हाईवे, फिर जिला यानी डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद हमारी जो अन्य रोड आती है, अन्य रोड में कौन सी थी, अन्य रोड में थी हमारी जो कच्ची सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा ये कच्ची सड़कें बनाई जा रही है, जिसमें गाँव में भी जो 24 जो एक तरह से आप कह सकते हो कि सही सड़कें बनाई जा रही है। ओके, और एक सीमांत सड़कें भी होती है, बॉर्डर रोड, जो हमारे आर्मी के बनाते हैं, हमारे जो आर्मी ऑफिसर है ना, वो भी बॉर्डर वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर सिविलियन का आना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है ना, तो इसलिए हमारे आर्मी के ऑफिसर वहाँ पर रोड बनाते हैं। ऑलराउंडर है हमारी आर्मी। ठीक है, एक नंबर एकदम। ओके, तो ये सारा का सारा लिखना है आपको। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे बट इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, क्या ना, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रोड जो होती है वो किस चीज़ से बनी है, उसको उसके हिसाब से रोड को कितने टाइप में बांटा गया, 2 टाइप में बांटा गया है। एक तो होती है जो मौसमी सड़क होती है। ठीक है, जिसको मौसमी सड़क को, इसको ना इंग्लिश में कहते हैं मेटल रोड। ठीक है, एक बार है ना हिंदी में आप नोट्स देख लेना, मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे जाके आपको पता चल जाएगा, हिंदी में अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। और एक होती है नॉन मेटल रोड। मेटल रोड वो होती है जो हर, अगर आप किसी बच्चे को पता है ना नॉन मेटल रोड और मेटल रोड को हिंदी में नाम, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, पिन कर दूंगा मैं उनका कमेंट, क्योंकि अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। मेटल रोड वो होती है जिसको आप किसी भी समय उपयोग कर सकते हो, 24/7 365 दिन। नॉन मेटल रोड वो होती है जिनका बारिश के समय में यूज नहीं कर सकते, इनको कच्ची सड़कें भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, मेटल रोड कंक्रीट से बनी होती है, सीमेंट वगैरह से बनी हुई होती है, डांबर से बनी हुई होती है, बिटुमेन जिसे कहते हैं। बट ये जो हमारी नॉन मेटल रोड होती है ना, ये मिट्टी वगैरह से और कीचड़ वगैरह से बनी होती है, बारिश के टाइम में इसका उपयोग जो होता है वो सही से नहीं हो पाता। ठीक है, चलो जी,
नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंचार क्या है और उसका महत्व बताइए। तो जनसंचार आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि जब संचार के एक माध्यम से बहुत सारे, जब एक स्रोत से बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है तो संचार का जनसंचार कहा जाता है, उसका जो कहा जाता है। और उसके फायदे क्या है, पहले तो एग्जांपल देने हैं, रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब एक जनसंचार का उदाहरण है ना। और हम जनसंचार के क्या महत्व है, तो हमारा मैं आपको बता दूं, भारत की कुल आबादी 95% से ज़्यादा इसमें शामिल है ना। आज 95 से तो ज़्यादा ही होगी आज, क्योंकि अब तो देखो हर बंदे के हाथ में फ़ोन होता है ना। आप भी देखो, अभी सिर्फ 15 साल के हो, आपके हाथ में भी फ़ोन है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो आप। एक टाइम पे नहीं था, ठीक है, बहुत मिन्नतें करने के बाद मेरे को कॉलेज में मिला था फ़ोन, ठीक है, हाथ पैर जोड़े थे मैंने, बहुत कुछ किया था, है ना, अच्छे नंबर लाया था मैं, तभी मिला है मेरे को फ़ोन। और आज देख लो आपके पास 15 साल की एज में फ़ोन है ना। साथ में शिक्षा भी हो जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है आपका, हो ही रही है, शिक्षा भी मिल रही है, मनोरंजन भी मिल रहा है ना। और जन सूचना का सबसे तात्कालिक साधन है, एक बार कोई तत्कालिक क्या, बिल्कुल लाइव चीज़ें पता चल जाती है। जैसे कि मान लो कुछ गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बताई है, स्पीच हो रही है उनकी, तो वो डायरेक्टली न्यूज़ में लाइव में आ जाएगी, यूट्यूब पे लाइव आ जाती है ना। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति के बारे में नीति के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करता है। बेसिकली कहीं ना कहीं जागरूकता भी होती है ना इससे। अब देखो, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पता चल जाती है तो इससे जागरूकता भी बढ़ती है, ठीक है। यही थे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस वाले चैप्टर के, जिसका नाम है जी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखना मत भूलना। अभी शाम को मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मतलब वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें मैंने बताया कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, वो देखना मत भूलना। क्योंकि बच्चे ना बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और वो मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है एग्जाम में, बहुत मार्क्स कटते हैं। और वैसे इस बार तो 40 नंबर का पेपर है, अगर 1 मार्क्स भी कटता है तो बहुत दुख वाली बात है ये, है ना। तो इसलिए ये काम अपने को नहीं करना, तो वो वीडियो देख लेना कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम में ना मैं एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, है ना। टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको आप ट्राई करना। रात को मैं आकर उसका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि एक सैम्पल पेपर तो करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। और विद सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन भी कर लेना, बट फिर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव मिलेंगे अब हम सीधा, या तो व्लॉगिंग चैनल पे लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। इस वाले चैनल पे मेन भरत कुमार खोरवाल पे या मेन पॉइंट टेक पर ही, मेन पॉइंट स्टडी पर ही आपको रात को लाइव मिल जाऊंगा, ठीक है। 12 बजे आऊँगा लाइव, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। बट अभी तक कुछ भी खाया वाया नहीं है मैंने, और 4 बजने को हो गए हैं बिल्कुल। तो पहले मैं खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ, एक दो क्लास भी लेनी है मेरे को, है ना। बच्चों की क्लास है, हमारे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके भी एग्ज़ाम है, तो उनकी क्लास वगैरह लेनी है। उसके बाद फिर रात को हम लाइव आएंगे और आपके साथ टॉपिक क्लियर करेंगे। जो भी आपका डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, सब कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ मैं। अभी ये देखो, भूगोल का ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली थी हमारे उसकी, ये वाली देखो, ये रही, है ना, इतिहास की और सामाजिक विज्ञान की। इसमें पूरा इतिहास और सामाजिक विज्ञान क्लियर करवा दिया था, तो सब क्लियर है यार, ठीक है। बस आप रिवाइज करना मत भूलना, और अब रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। अब जितना आपने लर्न करना था कर लिया, अब एक बार पहले रिवाइज करो, फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको लर्न करना, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको दोबारा से ऑल द वेरी बेस्ट है यार, बहुत अच्छा एग्जाम करके आना। मेरे को पता है मेहनत करी है आपने, और बहुत अच्छा ही करके आओगे आप, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे थे इस वीडियो में, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और मेटल रोड और अनमेटल रोड को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।